नमस्कार, राधे राधे। मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की। आज हम गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्त साम्राज्य, गुप्त एम्पायर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसे हम गुप्ता एम्पायर के नाम से जानेंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं कि सर गुप्त एम्पायर हम पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य हम पढ़ लेंगे। अब आप लोग मुझे बताइए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, किसने स्थापना की थी? गुप्त वंश का संस्थापक था जिसका नाम था श्रीगुप्त। अब श्रीगुप्त जो था वो स्वतंत्र राजा नहीं था, वो किसी के अधीन शासन करता था, रूल करता था, मतलब किसी राजा के अंडर रूल करता था। क्यों ऐसे मैंने कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि श्रीगुप्त ने एक उपाधि धारण की थी, एक टाइटल उसने लिया था, और टाइटल था महाराज। महाराज का मतलब था कि जो छोटे छोटे रियासतों के सामंत होते थे उनके द्वारा महाराज की उपाधि धारण की जाती थी। इस कारण ये कहा गया कि श्रीगुप्त ही ने ही गुप्त वंश की स्थापना की। लेकिन वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। हम बात करेंगे, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर इसका संस्थापक कौन था, किसने स्थापना की थी? आप कहेंगे सर संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था? तो आप कहेंगे सर इसका जो फाउंडर था उसका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था जी उसका? आप कहेंगे सर श्रीगुप्त। कि सर श्रीगुप्त ने किसकी स्थापना की थी? तो श्रीगुप्त ने, किसने भैया? श्रीगुप्त ने स्थापना कर दी। श्रीगुप्त ने किसकी स्थापना कर दी थी? तो गुप्त वंश की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? गुप्त वंश की। अब श्रीगुप्त ने एक उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने एक उपाधि धारण की थी। इसने कौन सी उपाधि ली थी? तो आप कहेंगे सर श्रीगुप्त ने एक टाइटल लिया था, और वो टाइटल कौन सा था? आप कहेंगे सर इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराज की उपाधि धारण की थी। यहां पर हम बात करेंगे सर इसने एक महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज मतलब जो किसी राजा के अधीन शासन करता हो, अंडर एनी किंग। कि भैया महाराज जो थे वो सामंतों के द्वारा उपाधि धारण की जाती थी। अब बात ऐसे आती है कि सर ये बताइए कि जो श्रीगुप्त है क्या ये स्वतंत्र राजा था? श्रीगुप्त स्वतंत्र राजा नहीं था। श्रीगुप्त स्वतंत्र राजा नहीं था। ठीक है। अब जब श्रीगुप्त स्वतंत्र राजा नहीं था तो गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र राजा या वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर किसे कहा गया है? आप कहेंगे सर रियल फाउंडर कहा गया है चंद्रगुप्त प्रथम को। हम यहां पर बात करते हैं, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता हुआ चलूंगा। महाराज कौन धारण करते थे? सामंत। सामंतों के द्वारा ये उपाधि धारण की जाती थी। सामंतों द्वारा। आप कहेंगे सामंतों द्वारा ये उपाधि धारण की जाती थी। सामंतों द्वारा, वाय सामंत। आप कहेंगे सर सामंत कौन होते थे? जो किसी राजा के अधीन शासन करते थे। जैसे कि बहुत सारे जगहों पर लिखा है कि ये कुषाणों के सामंत थे, इन्होंने कुषाणों के अंडर शासन किया। लेकिन कहीं लिखा है कि ये मोखरी वंश का सामंत था, कि ये मोखरी शासक के यहां पर शासन करता था। चलो जो भी है, हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे कि भैया श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की। किसकी? गुप्त वंश की स्थापना कर दी। चलिए अब बात करेंगे सर गुप्त वंश के स्थापना की, इसका वर्णन कहां पर है, कैसे पता चला? क्योंकि इसके समय जो सिक्के पाए गए थे उसमें संस्कृत में लिखा हुआ था श्रीगुप्तस्य, जिससे यह पता चला कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। आप कहेंगे सर इसके सिक्के मिले थे। क्या मिले थे? सिक्के। और इन सिक्कों पर क्या लिखा हुआ था? सिक्कों पर संस्कृत में क्या लिखा हुआ था? आप कहेंगे सर सिक्कों पर संस्कृत में श्रीगुप्तस्य लिखा था। क्या लिखा था जी? श्रीगुप्तस्य लिखा था। आप कहेंगे श्रीगुप्तस्य लिखा हुआ था। क्या लिखा था सर? श्रीगुप्तस्य लिखा था। आप कहेंगे भैया क्या लिखा था सिक्कों पर? आप कहेंगे श्रीगुप्तस्य
लिखा हुआ था भैया, किस पर? सिक्कों पर। आप कहेंगे इनस्क्राइब्ड, यानी कि श्री गुप्तस्य इनस्क्राइब्ड ऑन कॉइन्स इन संस्कृत। तो यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा श्री, ऐसे करके लिखिएगा श्री गुप्तस्य, श्री गुप्तस्य, ठीक है जी, श्री गुप्तस्य इनस्क्राइब्ड, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं इनस्क्राइब्ड। तो आप कहेंगे सर कहां पर है ये लिखा हुआ? तो आप कहेंगे भैया इनस्क्राइब्ड, inscribed on coins in संस्कृत, in संस्कृत। तो ये संस्कृत, ये आप लोग भैया बताइए क्या लिख पाएंगे यहां तक या नहीं लिख पाएंगे? लिख लेंगे संस्कृत, कि भैया संस्कृत में श्री गुप्तस्य लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? श्री गुप्तस्य लिखा हुआ था, जिससे ये पता चला कि गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्री गुप्त है। वो कौन है? वो श्री गुप्त है। चलिए आगे बात करते हैं। श्री गुप्त के इतिहास का वर्णन ऐसे भी पता चलता है क्योंकि एक चीनी इतिहासकार था जिसका नाम था इत्सिंग। एक चीनी इतिहासकार था इत्सिंग, और इत्सिंग ने कहा था कि श्री गुप्त ने सिखावन मंदिर का निर्माण कराया था, कि मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया था जिसका नाम था सिखावन। क्या नाम था? सिखावन मंदिर। ये किसने बनाया था? श्री गुप्त ने बनाया। और सिखावन मंदिर के खर्च के लिए 24 गांव दान में दे दिए। According to Itsing, Sikhavan temple was built in Magda and 24 villages were donated for the expenses of the temple। ठीक है, आप लोग लिखेंगे बिल्कुल नॉर्मल भैया, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बड़ा धीरे धीरे ये समझाता हुआ चलूंगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि ये आपको मैं क्लास में ही याद कराता हुआ चलूं कि भैया श्री गुप्त ने मगध में, कहां पर भैया? मगध में। आप कहेंगे सर मगध में, मगध में सिखावन मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? सिखा। आप कहेंगे सर सिखावन मंदिर का निर्माण कराया। सिखावन मंदिर कहां पर बनवाया था? मगध में। मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया भैया? निर्माण करवाया, निर्माण कराया। एवं 24 गांव, कितने गांव भैया? 24 विलेज। आप कहेंगे सर 24 विलेज यानी कि गांव मंदिर के रख रखाव के लिए या मंदिर के खर्च के लिए दान कर दिए। मंदिर के खर्च के लिए दान कर दिए। मंदिर के खर्च के लिए दान कर दिए। खर्च के लिए दान कर दिए, कि उन 24 गांवों से जो भी टैक्स मिलेगा उस टैक्स से मंदिर का रख रखाव किया जाएगा। ये किसने, किसके अकॉर्डिंग है ये? आप कहेंगे सर ये किसने लिखा है? तो ये इत्सिंग के अनुसार है। किसके अनुसार है? आप कहेंगे सर इत्सिंग के अनुसार, इत्सिंग के अनुसार। ठीक है, इत्सिंग जो कि चीनी इतिहासकार है वो ये कहता है कि श्री गुप्त ने मगध में सिखावन मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? सिखावन मंदिर का निर्माण करवाया था, और 24 गांव दान में दे दिए थे ताकि मंदिर का जो खर्च है, जो मेंटेनेंस है, उसको सही से चलाया जा सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इत्सिंग सिखावन टेम्पल, यहां पर मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं। आप कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू इत्सिंग, आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू इत्सिंग, अकॉर्डिंग टू इत्सिंग। इत्सिंग कौन है? एक चीनी इतिहासकार है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इत्सिंग सिखावन टेम्पल वॉज बिल्ट कहां पर बना था? बिल्ट इन मगधा। आप कहेंगे कहां पर बना है? इन मगधा। ठीक है जी, तो ये चीजें भी आप लोग लिख लेना, मगधा। एंड 24 विलेजेस, 24 विलेजेस क्या कर दिए भैया? दान कर दिए। 24 विलेजेस वर डोनेटेड, वर डोनेटेड, वर डोनेटेड
किस लिए दिए थे, किस लिए डोनेट किए थे? फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द टेम्पल, फॉर द एक्सपेंसेस। आप कहेंगे सर एक्सपेंसेस, आप बता देना सर किसके एक्सपेंसेस के लिए दिए थे? तो एक्सपेंसेस, यहां पर आप लिखेंगे एक्सपेंसेस किसके लिए? एक्सपेंसेस ऑफ द टेम्पल, ऑफ द टेम्पल। मैं हाथ से लिख के इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और याद करने में आसानी रहेगी। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग लिख लीजिए। चलिए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, हम लोग बात करेंगे श्री गुप्त ने किस वंश की स्थापना की थी? गुप्त वंश की स्थापना की थी। इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज मतलब सामंतों के द्वारा उपाधि धारण की जाती थी, जो कि किसी राजा के अधीन शासन करते थे। सिक्कों पर गुप्तस्य लिखा हुआ था, श्री गुप्तस्य लिखा था, जिससे यह पता चला कि हाँ भाई, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त ही था। श्री गुप्त ने मगध में एक शिखावन मंदिर बनवाया, जिसका निर्माण मगध में हुआ, और उसके रखरखाव के लिए, खर्च के लिए 24 गांव दान में दिए। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था इत सिंह ने। किसने? इत सिंह। अकॉर्डिंग टू इत सिंह, Sikhavan temple was built in Magda and 24 villages were donated for the expenses of the टेम्पल। क्या यहां पर आप लोग लिख लेंगे? क्या यहां पर आप लोग लिख लेंगे भैया? बताइए जल्दी जल्दी से, हम लोग यहां पर अच्छे से पढ़ रहे हैं सारी चीजें। बताइए क्या इतना आप लोगों ने लिख लिया? अब बात करेंगे सर, श्री गुप्त का एक बेटा था जिसका नाम है घटोत्कच। क्या नाम है? घटोत्कच। घटोत्कच से ही गुप्त वंश की वंशावली मानी गई है कि घटोत्कच के बाद आया है चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आया समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आया कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद आया स्कंदगुप्त, और ऐसे ही ये चलता रहा। और लास्ट में सबसे अंतिम शासक था विष्णुगुप्त तृतीय। कौन सा था? विष्णुगुप्त तृतीय। क्या यहां तक आप लोग लिख लीजिए? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। हम आगे बात कर लेते हैं। यहां तक हम लोगों ने आगे बात करनी है। हम बात कर रहे हैं भैया, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली। एक भैया नोट यहां पर लिखना, नोट आप लोग लिखेंगे कि ये बताइए गुप्त वंश की जो वंशावली है वो किसके समय से मानी गई है? आप कहेंगे सर एक स्कंदगुप्त का लेख है जिसे सूपिया लेख कहते हैं। क्या कहते हैं? सूपिया लेख। स्कंदगुप्त के सूपिया लेख में गुप्त वंशावली घटोत्कच के समय से मानी गई है। ठीक है, इन स्कंदगुप्त सूपिया इनस्क्रिप्शन द गुप्ता generation is believed to the form the time of घटोत्कच। यानी कि गुप्त वंशावली किसके समय से मानी गई है? आप कहेंगे गुप्त वंशावली किसके समय से मानी गई है? वंशावली, आप कहेंगे भैया गुप्त वंशावली या गुप्ता डायनेस्टी किसके टाइम से मानी जाती है? आप कहेंगे सर गुप्ता डायनेस्टी किसके टाइम से मानी जाती है? डायनेस्टी, गुप्त वंशावली घटोत्कच के समय से मानी जाती है। घटोत्कच, आप कहेंगे सर घटोत्कच के समय से मानी जाती है, समय से मानी जाती है। ठीक है जी, किसके समय से मानी जाती है? घटोत्कच के समय से मानी जाती है। कि घटोत्कच कौन था? तो ये श्रीगुप्त का बेटा था। किसका? श्रीगुप्त का बेटा था घटोत्कच। और भैया इसका वर्णन कहां पर है? कि इसका जो वर्णन है, वर्णन कहां पर मेंशन किया गया है इस चीज का कि घटोत्कच के समय से ही गुप्त वंशावली मानी गई है? आप कहेंगे सर इसका वर्णन है स्कंदगुप्त के सूपिया लेख में। स्कंदगुप्त के सूपिया लेख में भैया, किसमें? स्कंदगुप्त के सूपिया लेख में। सूपिया रिकॉर्ड कह लें, सूपिया लेख कह लें, वहां पर इसका वर्णन है कि भैया घटोत्कच के समय से ही गुप्त वंशावली मानी गई है। क्या मानी गई है जी? गुप्त वंशावली मानी गई है। क्लियर हो गई? अब बात आती है कि भैया गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वो भैया इसका उत्तराधिकारी है चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम है जी उसका? आप कहेंगे सर चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, आप कहेंगे भैया चंद्रगुप्त प्रथम। अब इसकी डेट को लेकर बड़ा विवाद है। कहीं तो 319 से लेकर
319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक है, कहीं 334 ईस्वी तक है और कहीं 350 ईस्वी तक है। कहीं कहीं तो 319 से 350 है, कहीं कहीं 319 से लेकर 334 है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, आप लोग केवल यही याद करना, आप लोग केवल यही याद करना कि भैया इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। नहीं, ये महाभारत वाला घटोत्कच नहीं है, वो अलग है। वो घटोत्कच तो भीम का बेटा था, भीम का बेटा था घटोत्कच, और घटोत्कच के बेटे थे बलवरीक, जो वर्तमान में खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। वो एक अलग चीज हो गई, वो एक अलग चीज हो गई। अभी हम लोग यहां पर बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। ये कौन था भैया? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, वंश का, आप कहेंगे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। कौन था जी? ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। आप कहेंगे सर ये कौन है? वास्तविक संस्थापक। ऐसे करके आप लोग लिखेंगे कौन है जी? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है, यानी कि रियल फाउंडर। ये क्या है जी? रियल फाउंडर है। किसका है जी? रियल फाउंडर, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। आप कहेंगे ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? तो आप कहेंगे जी चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है। किसको माना गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का संस्थापक, रियल संस्थापक माना गया है। ये गद्दी पर कब बैठा? इसका राज तिलक कब हुआ है? राज तिलक, इसका राज तिलक भैया कोरोनेशन कब हुआ है? आप कहेंगे सर इसका कोरोनेशन कब हुआ था? तो इसका कोरोनेशन हुआ भैया 319 ईस्वी में। कब? 319 ईस्वी में, और 319 ईस्वी को ही गुप्त संवत के नाम से जानते हैं, गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भैया? इसे गुप्त संवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त संवत कहा जाता है। आप कहेंगे सर गुप्त संवत कहते हैं कि भैया जब गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त प्रथम, इस तिथि को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे भैया कि गुप्त वंश का जो रियल फाउंडर है, जो वास्तविक संस्थापक है, उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक राजा रहा। 335। सौरभ कह रहे हैं सर मेरा आर्मी का रिजल्ट आ गया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया सौरभ, धन्यवाद मेरे लाडले, बहुत बढ़िया। हम लोग यहां पर बात करेंगे कि भैया ये बताइए कि राज तिलक कब हुआ है, कोरोनेशन कब हुआ? तो 319 ईस्वी में, और 319 ईस्वी को इतिहास में किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे सर गुप्त संवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? गुप्त संवत कहा जाता है। चलिए, जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा तो इसने एक उपाधि धारण की, जिससे यह पता चला कि गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र राजा यही था। कैसे पता चला? देखिए हुआ क्या, इसने महाराज की उपाधि धारण की, या महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो मैंने अभी बताया महाराज की उपाधि सामंत धारण करते थे, जो राजा के अधीन शासन करते थे, लेकिन महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला स्वतंत्र राजा कहलाता था। तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसने भैया कौन सी उपाधि धारण की थी? आप कहेंगे सर इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि ली थी? टाइटल कौन सा था इनका? तो आप कहेंगे सर इन्होंने टाइटल लिया था महाराजाधिराज का। कौन सा भैया? आप कहेंगे सर इन्होंने एक उपाधि ली थी महाराजाधिराज, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। आप कहेंगे सर महाराजा
महाराजा धीराज की उपाधि इनके द्वारा धारण कर ली गई, जिससे ये पता चला कि चंद्रगुप्त प्रथम ही रियल फाउंडर है गुप्त वंश का, क्योंकि ये पहला स्वतंत्र राजा था। अब इसने विवाह किससे किया था? इसने शादी किससे की थी? विवाह की बात करें कि चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह या मैरिज किससे किया था? आप कहेंगे सर इनका विवाह किसके साथ हुआ था? आप बताइए सर इनका विवाह किसके साथ हो जाता है? तो एक लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, कुमार देवी से विवाह हो जाता है। क्या हो जाता है जी? विवाह हो जाता है। चलिए, हाँ जी, राकेश कुमार कह रहे हैं सर मेरा भी रिजल्ट आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया, जिनका भी रिजल्ट आया है सबको शुभकामनाएं, अभिनंदन। हम बात कर रहे थे कि भैया विवाह किससे हुआ था? आप कहेंगे सर एक राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी। कौन थी? लिच्छवी राजकुमारी। क्या नाम था जी लिच्छवी राजकुमारी का? हम बात करेंगे लिच्छवी राजकुमारी। कौन थी जी लिच्छवी राजकुमारी? तो कुमार देवी से। किससे भैया? कुमार देवी से। किससे विवाह हुआ है भैया? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से भैया क्या हो जाता है? शादी हो जाती है। तो आप कहेंगे भैया कौन? लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी। कौन थी भैया? आप कहेंगे सर लिच्छवी प्रिंसेस। ठीक है जी, प्रिंसेस। आप कहेंगे भैया लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी। कौन? कुमार देवी। आप लोग ऐसे करके लिख लीजिए कि कुमार देवी से किसने विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और कुमार देवी से एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को इसीलिए लिच्छवी दोहित्र कहा गया क्योंकि उसने कुमार देवी के गर्भ से जन्म लिया था। क्या लिया था? जन्म लिया था। अब बात कर लेते हैं, जब इसने शादी कर ली तो इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। जब भैया शादी हो गई तो शादी की खुशी में इसने सिक्का जारी किया था। इसने सिक्का जारी किया। कौन सा सिक्का, कौन सा कॉइन चलाया था? तो इसने राजा रानी, कौन सा भैया? राजा रानी सिक्का चलाया था। राजा रानी। आप कहेंगे राजा रानी सिक्का चलाया था। राजा रानी सिक्का चलाया। आप कहेंगे राजा रानी सिक्का चलाया था कि भैया जब उसने शादी कर ली तो शादी की खुशी में, तो आप कहेंगे इन द ओकेशन ऑफ द मैरिज कौन सा सिक्का चलाया था? राजा रानी सिक्का चलाया था। ठीक है, कौन सा? राजा रानी सिक्का इसके द्वारा चलाया जाता है। चलिए, यहां पर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, यहां पर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। आगे हम लोग बात करते हैं, इससे थोड़ा सा हम लोग चल लेते हैं। ये बताइए क्या इतना आप लोगों ने लिख लिया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात आ जाती है कि भैया ये बताइए, ये हमने पढ़ लिया कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें इसका एक बेटा है समुद्रगुप्त, उसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया। तो यहां पर ध्यान रखना, घटोत्कच राजा बना लेकिन स्वतंत्र राजा नहीं था। स्वतंत्र राजा नहीं था। श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों ही स्वतंत्र नहीं थे। पहला स्वतंत्र राजा बना था जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए लिख लीजिए यहां पर आप लोग लिख लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के चलाए थे। गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे, वो था चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त वंश का पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था जी? चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बात करते हैं, यहां तक आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसको आपने लिखा कि चंद्रगुप्त प्रथम कब से कब तक रहा? 319 से 335 ईस्वी तक गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। राज तिलक 319 ईस्वी में गुप्त संवत कहलाया। और भैया उपाधि महाराज की धारण की। विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से किया। इनका एक बेटा होता है जिसे कहते हैं समुद्रगुप्त। क्या कहते हैं जी? समुद्रगुप्त कहते हैं। लिख लिया यहां तक आप लोगों ने? आगे बात करते हैं। चलिए, अब बात आती है जी समुद्रगुप्त की। हम बात करेंगे भैया समुद्रगुप्त। आप कहेंगे सर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त राजा कब बना है? समुद्रगुप्त। आप कहेंगे समुद्रगुप्ता राजा कब बना था? तो ये 335 से लेकर 335 ईस्वी से लेकर कब तक राजा रहा है? आप कहेंगे कि समुद्रगुप्त कब से कब तक राजा रहा?
तो आप कहेंगे सर 335 से लेकर 380, 380, लेकिन कहीं कहीं पर इसका जो वर्णन है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 350 से 380 है। लेकिन आप ये वाला याद रखना है, ये वाला याद रखना, ये डेट कभी नहीं पूछी जाती हैं। जो विवादित तिथियां होती हैं उनको कभी नहीं पूछा जाता, विवादित तिथियों को कभी नहीं पूछा जाता। अब बात करते हैं कि सर समुद्रगुप्त को क्या कहा गया। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया। क्या कहा गया भैया इसको? लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी इसको? लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। दोहित्र कहा गया, कहा गया कि भैया इसे क्या कहा गया था? लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र क्यों कहा गया? कॉल्ड लिच्छवी दोहित्र। क्यों कहते हैं भैया इसको लिच्छवी दोहित्र? आप कहेंगे क्योंकि ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का बेटा था। लिच्छवी दोहित्र कहा गया है इसे। क्या कहा गया? लिच्छवी दोहित्र कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? लिच्छवी दोहित्र कहा गया। ठीक है, कॉल्ड लिच्छवी दोहित्र। क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम क्या था? तो कुमार देवी इसकी माता थी। इसकी माता कौन थी? आप कहेंगे सर इसकी माता का नाम क्या था? इसकी मदर कौन थी? इसकी मदर कौन थी? आप कहेंगे भैया इसकी माता का नाम था, जिनका नाम है भैया कुमार देवी। क्या नाम है जी? कुमार देवी। आप कहेंगे सर कुमार देवी। कुमार देवी कौन थी? ये लिच्छवी राजकुमारी थी। इस कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया। एक इतिहासकार है विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ। स्वीटी कह रही सर आज मेरा बर्थडे है। अरे बिल्कुल, मेरी प्यारी बहन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको दीर्घायु दे, आपके हर मनोकामना को पूर्ण करे। चलिए हम बात करते हैं कि इतिहासकार है विसेंट स्मिथ। वो इससे इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाता है कि इसे एक नाम दे देता है, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। हम बात करते हैं देव जी 336 से 375 भी लिख सकते हैं। तो जो विवादित तिथियां हैं उनको हम नहीं पढ़ते। मैं बता रहा हूं जहां जहां लग रहा है कि ये विवादित है तो उनको मैं ऑलरेडी बताता हुआ चल रहा हूं कि ये कभी नहीं पूछे जाएंगे। अब बात ये आती है कि सर ये बताइए कि समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने क्या कहा? क्यों कहा भारत का नेपोलियन? इसे भारत का नेपोलियन इसलिए कहा गया क्योंकि समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त और आर्यावर्त के 12 और 9 राजाओं को पराजित किया। आर्यावर्त के 9 राजा, दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया। इस कारण विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त ने क्या किया? आर्यावर्त, आप कहेंगे सर किसको? आर्यावर्त। आप कहेंगे सर आर्यावर्त एवं दक्षिणावर्त के 9-12 राजाओं को हराया। यानी कि आर्यावर्त के तो 9 हो गए, दक्षिणावर्त के 12 हो गए। राजाओं को हराया। किसको हराया? राजाओं को हराया। ये हारा ही नहीं, राजाओं को हराया। और इस कारण इसे विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। डिफीटेड 9 और 12 रूलर्स ऑफ आर्यावर्त एंड दक्षिणावर्त। आप कहेंगे भैया डिफीटेड, ये इंपॉर्टेंट है, डिफीटेड 9 and 12 रूलर्स ऑफ आर्यावर्त। आप कहेंगे आर्यावर्त एंड दक्षिणावर्त। आर्यावर्ता लिखा जाएगा एंड इसको लिखेंगे भैया दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्ता। ठीक है जी, कि भैया 9 और 12 राजाओं को हराने के कारण विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा था? विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। एक इतिहासकार है जी विसेंट स्मिथ। क्या नाम है? विसेंट स्मिथ।
आप कहेंगे विसेंट स्मिथ कौन है? विसेंट स्मिथ एक इतिहासकार है जो ये कहता है, विसेंट स्मिथ एक इतिहासकार है जो कहता है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। कौन है? भारत का नेपोलियन। किसने कहा था जी? विसेंट स्मिथ ने कहा था कि समुद्रगुप्ता वॉज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, कि भैया विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, भारत का नेपोलियन कहा। आप यहां पर लिखेंगे भारत का नेपोलियन, नेपोलियन कहा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। क्या कहा जी? भारत का नेपोलियन। किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन? आप कहेंगे सर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको जी? आप बताना भैया। समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता was called नेपोलियन ऑफ इंडिया। आप कहेंगे भैया नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे भैया? नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन। आप कहेंगे नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया। यहां पर इसको स्पेलिंग में थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, इसको आप लोग लिखिएगा कि इसको नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऑफ इंडिया। कि भैया किसके द्वारा कहा गया था? विसेंट स्मिथ द्वारा। किसके द्वारा? विसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था। ठीक है भैया, हाँ जी, बहुत बढ़िया। लव यू गुरुजी। दिखाना इनका नाम, बहुत लंबा मैसेज इन्होंने लिखा है। अरे बहुत लंबा मैसेज है इनका तो। अच्छा, फूलचंद्र जी, धन्यवाद भैया इतना प्यार देने के लिए। हमने लिख लिया भैया समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। बहुत शानदार। यहां तक हमने समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कर ली। अब बात करेंगे सर समुद्रगुप्त ने क्या किया था। समुद्रगुप्त ने भैया कौन कौन से यज्ञ किए थे? यज्ञ की बात आती है, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक है जिसने अश्वमेघ यज्ञ किया और पराक्रमांक अश्व पराक्रम या अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण की। अश्वमेघ यज्ञ करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक बताइए। आप कहेंगे भैया नेपोलियन का क्या मतलब है? नेपोलियन का मतलब नहीं है, नेपोलियन एक महान राजा हुआ है, नेपोलियन एक फ्रेंच राजा हुआ है, ठीक है, सम्राट था, तो उससे तुलना कर दी थी इसकी भैया विसेंट स्मिथ ने। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, हम लोग आगे बात कर लेते हैं। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि भैया ये बता दो कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन से यज्ञ करवाए थे। समुद्रगुप्त ने कौन सा यज्ञ किया? समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया। कौन सा? अश्वमेघ यज्ञ किया है, अश्वमेघ यज्ञ किया एवं अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण की। एवं अश्वमेघ, आप कहेंगे भैया अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण कर ली। किसकी? अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण कर ली, अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण कर ली। कौन सी उपाधि धारण की थी? अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। कि भैया अश्वमेघ यज्ञ करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक बताइए, तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त था जिसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। अश्वमेघ यज्ञ आप लोगों को मैं बता देता हूं भैया होता क्या है। अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि किसने धारण की थी? अश्वमेघ पराक्रम। आप कहेंगे अश्वमेघ पराक्रम टाइटल किसने लिया था और अश्वमेघ यज्ञ किसने किया था? अश्वमेघा यज्ञ किसने किया था? आप कहेंगे सर यह यज्ञ कौन सा होता है जब साम्राज्य में राजा के द्वारा
अपना एक घोड़ा छोड़ा जाता है और पूरे साम्राज्य में वो घोड़ा 40, जो 40 कहीं 200 सैनिक हैं, कहीं 400 सैनिक हैं, कि 400 सबसे योग्य सैनिकों को भेजा जाता है घोड़े के साथ। यदि उस घोड़े को कहीं पर रोक लिया जाता है तो ये माना जाता था कि उस राजा के अभी शत्रु जीवित हैं, यानी कि उस राजा के अधीन वो शासन नहीं करना चाहते। तो फिर उनसे वो 400 सैनिक युद्ध करते थे और उसे हरा देते थे, और हराने के बाद वो घोड़े को लेकर आते थे। तब राजा चक्रवर्ती की उपाधि धारण करता था कि अब सम्राट बन चुके हैं ये, अब इन राजा का कोई भी साम्राज्य में शत्रु नहीं है, इनसे युद्ध करने वाला कोई वीर नहीं बचा। ठीक है जी, चलिए। नितेश कह रहे हैं सर लिखने में मजा आता है पढ़ने में। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही लिखकर पढ़ते रहिए। आगे हम लोग बात करते हैं। अश्वमेघ का मतलब है जब कोई राजा चक्रवर्ती राजा बनना चाहता है तो वो अपने साम्राज्य में घोड़ा और अपने सबसे योग्य 400 सैनिकों को उसके साथ भेजता है। यदि कोई दूसरा राजा शत्रु उस घोड़े को रोककर उन सैनिकों से युद्ध करता है तो ये माना जाता है कि राजा अभी सम्राट नहीं बन पाया, उसके शत्रु अभी जीवित हैं। ठीक है जी, चलिए। अब बात यहां पर आ जाती है कि राजा ने ये समुद्रगुप्त को और क्या कहा गया। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ये विद्या प्रेमी भी था, इसीलिए समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है कि भैया समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। कौन था? संगीत प्रेमी था, और इसी कारण समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चलिए, समुद्रगुप्त के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भैया समुद्रगुप्त वीणा या संगीत प्रेमी था। कौन था भैया? संगीत प्रेमी था। संगीत प्रेमी था। कौन था भैया? संगीत प्रेमी था, और इसी कारण समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को, किसको? समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए दिखाया गया। वीणा तो आप जानते ही होंगे, माता सरस्वती बजाती हैं वीणा, आपने देखा ही होगा भैया। तो आप कहेंगे सर वीणा सॉन ऑन कॉइन्स, तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। बजाते हुए दिखाया गया है। बजाते हुए दिखाया गया है। दिखाया गया है। चलिए, समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? समुद्रगुप्त ने और कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? इसने कौन कौन से टाइटल्स लिए थे? आप कहेंगे सर इसने टाइटल्स कौन कौन से लिए थे? जल्दी से बताइए कि समुद्रगुप्त ने अपने आप को कौन कौन से टाइटल्स दिए थे भैया? चलिए बता दीजिए। तो इसने कौन कौन से भैया टाइटल्स दिए थे? तो आप कहेंगे सर समुद्रगुप्त ने कौन कौन से टाइटल्स लिए थे? तो यहां पर हम बात करेंगे, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, ये संगीत प्रेमी भी था, इसलिए इसे कविराज भी कहते थे। क्या कहते थे? कविराज। कौन सी उपाधि धारण की थी इसने? आप कहेंगे सर इसने कविराज की उपाधि धारण की। किसकी? कविराज की उपाधि धारण कर ली थी। अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, अप्रतिरथ की उपाधि भी इसने धारण की थी। कौन सी? अप्रतिरथ। अप्रतिरथ की उपाधि भी इसने धारण की थी। कौन सी? अप्रतिरथ। अप्रतिरथ की भी उपाधि इसने धारण की थी। और भैया इसने परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी। कि कौन सी? परम भागवत। परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। परम भागवत। ठीक है जी, कौन सी? आप कहेंगे सर परम भागवत। परम भागवत की उपाधि भी इसने धारण की थी। कौन सी? परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चलिए, अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि सर ये बताइए समुद्रगुप्त ने कौन से बौद्ध भिक्षु को अपने यहां पर शरण दी थी? अपने यहां पर शरण दी थी। तो आप कहेंगे
आप कहेंगे सर एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था वसुबंधु। वसुबंधु को किसने संरक्षण दिया था, किसने प्रोटेक्शन दी थी? तो वो था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने किसको प्रोटेक्शन दी थी? प्रोटेक्शन या संरक्षण किसको दिया था? प्रोटेक्शन की बात होगी, संरक्षण की बात होगी। संरक्षण किसको दिया था? किसको भैया अपने दरबार में संरक्षण दिया था? तो वो कौन थे? तो वो थे भैया बौद्ध भिक्षु। क्या नाम था जी उनका? बौद्ध भिक्षु। क्या नाम था बौद्ध भिक्षु का? तो आप कहेंगे वसुबंधु। कौन? वसुबंधु। वसुबंधु को उन्होंने भैया शरण दी थी। किसे? वसुबंधु को। बुद्धिस्ट मॉन्क कौन थे भैया? बुद्धिस्ट मॉन्क। आप कहेंगे जी कौन थे? बुद्धिस्ट। आप कहेंगे बुद्धिस्ट मॉन्क कौन थे जिन्हें अपने यहां पर शरण दी थी? तो आप कहेंगे भैया भिक्षु को मॉन्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्क कहते हैं। वसुबंधु। कौन? वसुबंधु। चलिए वसुबंधु को अपने यहाँ पर शरण दी। चलिए ये भी बहुत अच्छी चीज हो गई। दूसरी ये है कि समुद्रगुप्त के शासन काल में लंका का एक राजा हुआ करता था मेघवर्ण। कौन हुआ करता था? मेघवर्ण। अब मेघवर्ण जब लंका का राजा था तो उसने समुद्रगुप्त से परमिशन मांगी, आज्ञा मांगी कि भैया मैं आपके यहाँ पर एक मंदिर बनवाना चाहता हूं, एक मठ बनवाना चाहता हूं। तो समुद्रगुप्त ने कहा जी कहां पर बनवाना चाहते हो? तो मेघवर्ण ने कहा कि जहां पर भगवान बुद्ध आए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो भैया उसी स्थान पर यानी कि गया में, गया बिहार में पड़ता है। तो समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के राजा मेघवर्ण को गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी। ठीक है। समुद्रगुप्त हैज बीन परमिटेड टू द किंग ऑफ श्रीलंका मेघवर्णा टू मेक अ बौद्ध मठ इन गया। ठीक है। चलिए हम बात करेंगे, ये भी आप लोग चाहें तो नोट में लिख लेना, ये भी आप चाहें तो भैया नोट में लिख लेना। नोट यहां पर लिखेंगे कि भैया समुद्रगुप्त ने, किसने? समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के राजा, श्रीलंका के राजा मेघवर्ण को, के राजा मेघवर्ण, मेघवर्ण को गया में, गया, गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी। बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी, बनाने की परमिशन दी, बनाने की अनुमति दी, बनाने की परमिशन यानी कि अनुमति दी, अनुमति दी, परमिशन दी कि भैया श्रीलंका के राजा कौन थे? मेघवर्ण थे। कौन थे? मेघवर्ण थे। और मेघवर्ण ने किससे परमिशन मांगी थी गया में बौद्ध मठ बनाने की? तो समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। ठीक है जी, किससे? समुद्रगुप्त से। अब समुद्रगुप्त का एक बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था जी? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं। यहां पर मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताऊंगा, थोड़ी सी चीजें बताऊंगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय और एक बेटा था रामगुप्त। समुद्रगुप्त के दो बेटों की चर्चा मैं करूंगा। एक कहानी सुना रहा हूं मैं, एक कहानी सुना रहा हूं जर्नल सी, कि समुद्रगुप्त के दो बेटे हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त। रामगुप्त राजा बना। अब रामगुप्त की बेटी थी ध्रुव देवी, सॉरी बीबी थी, रामगुप्त की बीबी थी ध्रुवा देवी। ठीक है। हुआ क्या कि उसी समय शक राजा रुद्र तृतीय ने हमला कर दिया। शक राजा था, उसने हमला कर दिया। तो रामगुप्त ने अपने आप को बचाने के लिए कहा कि आप मेरी बीवी ले जाओ, आप मेरी बीवी ले जाओ। क्या ले जाओ जी? मेरी बीवी ले जाओ। क्या ले जाओ भैया? परम भागवत, परम भागवत। ओके। क्या ले जाओ जी? मेरी बीवी ले जाओ, भागवत। ठीक है, इंग्लिश में ठीक लिखा है भागवत। चलिए हम बात कर रहे हैं कि भैया समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के बच्चों के बारे में।
समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बच्चों के बारे में मैं बात करूंगा कि समुद्रगुप्त के भैया एक पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था जी? चंद्रगुप्त प्रथम। यह चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। और एक था भैया रामगुप्त। कौन था जी? रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी। पत्नी कौन थी इसकी? ध्रुव देवी। ठीक है। अब इसी के समय का आक्रमण हुआ है शकों का। किसका अटैक हुआ भैया? शकों का आक्रमण हुआ। शकों का आक्रमण होता है। ठीक है जी, क्या होता है? आक्रमण। शक अटैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं भैया? शक जो है, जो शक थे, शक्स अटैक्ड ऑन रामगुप्ता। अटैक टू रामगुप्ता। तो रामगुप्त कहते हैं, रामगुप्त ने क्या कहा? रामगुप्त ने कहा कि भैया एक काम करो, आप, मेरी बीवी बहुत सुंदर है, मेरी बीवी को ले जाओ। ये राजा कह रहा है, राजा रामगुप्त कह रहा है कि आप मेरी बीवी को ले जाओ, बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे छोड़ दो। अपनी बीवी शकों को देने के लिए तैयार हो जा। ध्रुव तृतीय एक राजा हुआ करता था, रुद्र तृतीय। कौन? रुद्र तृतीय, जो शक राजा था, रुद्र तृतीय। तो उसने कहा अच्छा बीवी दे रहे हो, चलो लाओ दे दो। लेकिन जब ये बात पता चली चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी भाभी ध्रुव देवी को बचाया और अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी। कि जो अपने बीवी को नहीं बचा सकता वो शासन नहीं कर सकता, वो शासन नहीं कर सकता, वो राजा बनने के योग्य भी नहीं है। जो अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर पाया वो अपने साम्राज्य की रक्षा क्या कर पाएगा? रामगुप्त की चंद्रगुप्त के द्वारा हत्या कर दी जाती है और शकों को हरा दिया जाता है। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी, सकारी। कौन सी? सकारी की उपाधि धारण कर ली। कौन सी उपाधि धारण कर ली? सकारी की उपाधि धारण कर ली। तो ऐसे पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक राजा बना कुछ समय के लिए, वो कौन था? रामगुप्त था। तो भैया रामगुप्त यानी कि समुद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा रामगुप्त की हत्या कर दी, शकों को पराजित कर दिया और अपनी भाभी को बचा लिया। और बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह कर लिया। ठीक है जी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय हम पढ़ेंगे कल। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं सारी चीजों को आपको समझाता हुआ चल रहा हूं। चंद्रगुप्त द्वितीय से हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। ठीक है। सकारी की उपाधि धारण की थी। चलिए, ये सारी चीजें हम बात करेंगे कल। तो क्लास अच्छी लगी होगी, बताना जरूर कि आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।